नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड में। मैं कुणाल सांडले, आपका बायोलॉजी टीचर, और आज हम लोग आ चुके हैं हेरिडिटी चैप्टर का वन शॉट का जो अब हमारा था कि वन शॉट हर चैप्टर का आना है। बहुत सारे बच्चों का डिमांड भी था कि सर वन शॉट चाहिए, तो आ चुका है वन शॉट। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हर एक टॉपिक एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। मतलब अगर कोई बच्चा पहली बार हेरिडिटी चैप्टर ओपन कर रहा है, मैं बिल्कुल एकदम श्योरिटी के साथ कर रहा हूँ, अगर कोई पहली बार हेरिडिटी पढ़ रहा है तो वो भी इस चैप्टर का जब ये खत्म होगा, अगर आप इसको पूरा एकदम बिना के कहीं स्किप हुए हुए दिखते हैं तो एक भी टॉपिक से आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे फिर ढेर सारा क्वेश्चन। सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ टॉपिक पढ़ लिए हो गया, उसके बाद ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाएगा। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो रहेगा केस बेस्ड क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चन, एजर्सन रीजन, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा कम रहेगा। मोस्टली हम लोग क्वालिटी पे फोकस करेंगे जब क्वेश्चन बना रहे होंगे, क्वांटिटी पे नहीं। ये नहीं कितना सारा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किए, कितना क्वालिटी पे फोकस किया जाएगा। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि जेनेटिक्स क्या होता है। इस टर्म को सबसे पहले दिए थे विलियम बैटसन। जेनेटिक्स बायोलॉजी का वो ब्रांच है जहां पे हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ाई किया जाता है। तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वेयर वी स्टडी अबाउट हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब सवाल है हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है उसी को हम लोग कहते हैं हेरिडिटी। हम जानते हैं कि बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू देमसेल्व्स। यानी कि रिप्रोडक्शन के हेल्प से एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा, आइडेंटिकल नहीं कह सकते हैं, सिमिलर, अपने ही जैसा नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। यानी कि ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर है वो सारा का सारा कैरेक्टर किसका है, पेरेंट्स का। इसीलिए इंसान का बच्चा कैसा होता है, इंसान। कुत्ता का बच्चा कुत्ता, हाथी का बच्चा हाथी। क्यों? क्योंकि ये जो कैरेक्टर है ये ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो ये जो कैरेक्टर का ट्रांसफर है इसी को हम लोग कहते हैं हेरिडिटी, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अगला है वेरिएशन क्या है। तो इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसीज हैविंग सम डिफरेंस, एक ही स्पेसीज के, जैसे हम लोग ह्यूमन हैं, वी ऑल बिलोंग टू द सेम स्पेसीज, हम सब एक ही स्पेसीज से हैं, फिर भी हम सब आपस में थोड़ा थोड़ा अलग अलग हैं। तो ये जो हमारे बीच में डिफरेंस है इसी डिफरेंस को कहते हैं वेरिएशन। ये क्यों आया? तो जब कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जब ये कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, तो बिल्कुल एज इट इज ट्रांसफर नहीं हो जाता है, कुछ चेंजेज हो जाता है, और इसी चेंजेस की वजह से हमको देखने को मिलता है वेरिएशन। क्लियर है? चेंजेस ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, चेंजेस ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर लीड्स टू वेरिएशन। तो क्यों अंतर हुआ? अगर सारा का सारा कैरेक्टर पेरेंट से ही आ रहा है तो सारा ऑफस्प्रिंग सेम होना चाहिए, क्यों नहीं सेम है? क्योंकि जब ये कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा होता है तो बिल्कुल एज इट इज ट्रांसफर नहीं होता है, कुछ चेंजेज हो जाता है, और इस चेंजेज की वजह से एक ही स्पेसीज के जो सारे ऑर्गेनिज्म हैं ये सब आपस में थोड़ा थोड़ा अलग हैं। इसी डिफरेंस को हम लोग कहते हैं वेरिएशन। अगला अगर हम लोग टर्म बात करें, अगला टर्म से पहले हम लोग समझते हैं वेरिएशन दो तरह का होता है। ये जो डिफरेंस है ये दो तरह का होता है, एक है सोमैटिक वेरिएशन और दूसरा है जर्मिनल वेरिएशन। थोड़ा सा पहले हम लोग सोमैटिक और जर्मिनल के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोमैटिक सेल क्या होता है। सोमैटिक सेल वो सारा सेल जिसका प्लॉइडी 2n है, यानी कि जिसमें क्रोमोसोम पेयर में है, और जो माइटोटिक डिवीजन परफॉर्म करता है। माइटोटिक डिवीजन यानी कि एक सेल डिवाइड होगा, दो सेल बनेगा। इक्वेशनल डिवीजन जहां पे क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा पेरेंट सेल में और डॉटर सेल में, ऐसे डिवीजन को हम लोग कहते हैं माइटोटिक डिवीजन। तो वो सारा सेल जिसमें क्रोमोसोम पेयर में होगा, यानी कि प्लॉइडी 2n, और सेल माइटोटिक डिवीजन करेगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, ऐसे सेल को एक्सेप्ट मेल में अगर बात करें तो स्पर्मेटोगोनिया, ये भी, इसका भी प्लॉइडी 2n है बट इसको छोड़ करके, और फीमेल में वो गोनिया, एग प्रोड्यूसिंग सेल, इस दोनों को छोड़ करके बाकी सारा सेल सोमैटिक सेल है। यानी कि सिंपली अगर हम बात करें तो गैमिट एंड गैमिट प्रोड्यूसिंग सेल, गैमिट यानी कि स्पर्म और एग, और गैमिट प्रोड्यूसिंग सेल यानी कि स्पर्मेटोगोनिया एंड ओगोनिया, इसको छोड़ करके आपके बॉडी में जितना भी सेल है, आपके बोन का सेल, मसल का सेल, कार्टिलेज का सेल, ये सारा का सारा सेल कैसा सेल है? सोमैटिक सेल। इसके अलावा जो बाकी सेल है उसको हम लोग कहते हैं जर्मिनल सेल, जर्म सेल, स्पर्म और एग। तो सोमैटिक सेल क्लियर है। अब अगर इस सोमैटिक सेल में कोई चेंजेस आ गया,
किस तरह का चेंजेज आएगा? दो तरीके का। अगर सोमैटिक सेल के डीएनए में चेंजेज आ गया, सोमैटिक सेल के न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच का जो डीएनए है, अगर डीएनए में कोई चेंजेस आ गया, डीएनए में कोई चेंजेस, अल्टरेशन ऑफ जीन, अगर जीन में कोई अल्टरेशन हो गया, इसको हम लोग कहते हैं म्यूटेशन। डीएनए के पर्टिकुलर पार्ट को ही जीन कहते हैं, और इस जीन में अगर कोई अल्टरेशन हो गया तो इसको हम लोग कहते हैं म्यूटेशन। तो अगर सोमैटिक सेल के डीएनए में म्यूटेशन हो गया, जीन में म्यूटेशन हो गया, यानी कि कैसा चेंजेज? जीनोटिपिक वेरिएशन, या फिर सोमैटिक सेल का फिनोटाइप बदल गया। तो ये सारा जो वेरिएशन है, अगर इस तरह इसमें से कोई भी वेरिएशन अगर सोमैटिक सेल में हो तो इसको हम लोग कहते हैं सोमैटिक वेरिएशन। वेरिएशन अकर इन सोमैटिक सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर ऑर्गेनिज्म के सोमैटिक सेल में कोई वेरिएशन हो रहा है, अब वो वेरिएशन जीनोटिपिक भी हो सकता है और वो वेरिएशन फिनोटिपिक भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कैंसर डेवलपमेंट, कैंसर डेवलपमेंट कब होता है? जब जीन के अंदर कोई म्यूटेशन हो जाता है, जीन के अंदर कोई इस तरह का अल्टरेशन हो गया जिसकी वजह से सेल रैपिडली डिवाइड करने लगता है। तो इस तरह का जीन अल्टरेशन ही कॉज कर देता है कैंसर। इसके अलावा स्किन पिगमेंटेशन, स्किन के ऊपर जो पिगमेंट बनता है, ये सब कैसा, ये सब किस तरह का सोमैटिक वेरिएशन है? जेनेटिक सोमैटिक वेरिएशन, जीनोटिपिक, सॉरी, कैसा? जीनोटिपिक। क्योंकि ये जो सोमैटिक, ये सारा जो वेरिएशन कहां हो रहा है? सोमैटिक सेल में। और किस वजह से हो रहा है? सोमैटिक सेल के जीन में चेंजेस के वजह से। तो ये जीनोटिपिक सोमैटिक वेरिएशन है। लेकिन वहीं पे बोरिंग ऑफ ईयर पिना, कान में जो छेद करवाते हैं, कटिंग ऑफ टेल इन डॉग, कुत्ता का पूंछ कट गया, ये सब सोमैटिक सेल में कैसा वेरिएशन है? फिनोटिपिक वेरिएशन। फिनोटाइप बदल रहा है, सोमैटिक सेल का जीनोटाइप नहीं बदल रहा है। तो चाहे सोमैटिक सेल का जीनोटाइप बदल रहा हो यानी कि जीनोटिपिक वेरिएशन, चाहे सोमैटिक सेल का फिनोटाइप बदल रहा हो यानी कि फिनोटिपिक वेरिएशन, ये सारा वेरिएशन कहलाता है सोमैटिक वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन इज एक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल इन देयर लाइफ टाइम। सोमैटिक वेरिएशन वो वेरिएशन है जो एक ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करता है, एंड इट इज नॉट इनहेरिटेड। ना तो ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आएगा और ना ही उस ऑफस्प्रिंग से अगले जनरेशन में जाएगा। यानी कि सोमैटिक वेरिएशन इज एक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल इन देयर लाइफ टाइम एंड लॉस्ट विद डेथ। डेथ हुआ, ये वेरिएशन खत्म। तो वेरिएशन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक सोमैटिक वेरिएशन, दूसरा जर्मिनल वेरिएशन, जिसको हम लोग जर्मलाइन वेरिएशन भी कहते हैं। अब अगर कोई वेरिएशन सोमैटिक सेल में हो रहा है तो सोमैटिक वेरिएशन। अब ये वेरिएशन दो तरीके से हो सकता है, या तो सोमैटिक सेल के डीएनए में कोई चेंजेज हो गया हो, जीनोटिपिक वेरिएशन, या फिर सोमैटिक सेल का फिनोटाइप बदल गया हो, फिनोटिपिक वेरिएशन। ये सारा वेरिएशन क्या कहलाएगा? सोमैटिक वेरिएशन। और सोमैटिक वेरिएशन कैसा होता है? नॉन इनहेरिटेबल, मतलब ये ट्रांसफर नहीं होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब कैंसर डेवलपमेंट, स्किन पिगमेंटेशन अभी बताए हैं, ये सब किस तरह का सोमैटिक वेरिएशन है? जीनोटिपिक। इसमें जीनोटाइप बदल रहा है सोमैटिक सेल का। और कान में छेद हो गया, उंगली कट गया, ये सब किस तरह का वेरिएशन है? फिनोटिपिक वेरिएशन। इसमें फिनोटाइप बदल रहा है, सोमैटिक सेल का जीनोटाइप नहीं बदल रहा है। क्लियर है? अब सोमैटिक वेरिएशन किसी भी तरह के का हो, ये नॉन हेरिटेबल होता है, यानी कि ये ट्रांसफर नहीं होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अगला है जर्मिनल वेरिएशन। अब अगर वेरिएशन जर्म सेल में हो जाए या जर्म प्रोड्यूसिंग सेल में हो जाए, यानी कि अगर वेरिएशन गैमिट सेल में हो जाए, स्पर्म और एग में हो जाए, या फिर गैमिट प्रोड्यूसिंग सेल जैसे कि स्पर्मेटोगोनिया या वोगोनिया में हो जाए, तो ऐसे वेरिएशन को कहते हैं जर्मलाइन वेरिएशन। अब जर्मलाइन वेरिएशन आने का क्या क्या कारण हो सकता है? क्रॉसिंग ओवर। जब गैमिट का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो एक मैकेनिज्म होता है जिसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, जिसमें दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ जीन का एक्सचेंज करता है, और इस क्रॉसिंग ओवर के वजह से जर्म सेल के अंदर वेरिएशन आता है। अगला, चेंजेज इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, चेंजेज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म। जब गैमिट बन रहा होता है तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम, जो ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, हर क्रोमोसोम अलग अलग गैमिट में ट्रांसमिट होता है, गैमिट हैप्लॉइड होता है। लेकिन अगर क्रोमोसोम के नंबर में अल्ट्रेशन हो गया तो इसके वजह से भी वेरिएशन आएगा। जीन म्यूटेशन, अगर जीन में कुछ अल्ट्रेशन आ गया, स्पर्म या फिर एग सेल के जीन में कोई अल्ट्रेशन आ गया तो जीन म्यूटेशन। ये सारा म्यूटेशन
ये सारा जो रीजन है ये क्या कॉज करता है, जर्मिनल वेरिएशन। और जर्मिनल वेरिएशन कैसा होता है, इट इज इनहेरिटेबल, यानी कि ये ट्रांसफर होगा फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जैसे कलर ब्लाइंडनेस डिजीज है, कोई पर्टिकुलर कलर नहीं दिखता है, बाल्डनेस, पूरा बाल झड़ गया, आई कलर, क्लियर है, आइरिस का क्या कलर होगा, ये सब कैसा वेरिएशन है, जर्मिनल वेरिएशन है। जर्मिनल वेरिएशन का मतलब हुआ कि यहां जो वेरिएशन है ये कौन से सेल में हुआ है, जर्म सेल में हुआ है, स्पर्म या एग में हुआ है, या फिर जर्म प्रोड्यूसिंग सेल, गैमीट प्रोड्यूसिंग सेल, स्पर्मेटोगोनिया या वोगोनिया में हुआ है। अब ये वेरिएशन इनहेरिटेबल होगा, यानी कि ये वेरिएशन ट्रांसफर होगा फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और जर्मिनल वेरिएशन होने का रीजन क्या है, क्या कारण है, क्रॉसिंग ओवर। जब गैमीट बन रहा होता है तो हम जानते हैं कि सोमैटिक सेल के अंदर क्रोमोजोम इज ऑलवेज इन पेयर, लेकिन गैमीट के अंदर क्रोमोजोम अनपेयर्ड होता है, गैमीट हैप्लॉइड सेल है, गैमीट कंटेन हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम देन सोमैटिक सेल। गैमीट के अंदर सोमैटिक सेल के कंपैरिजन में आधा क्रोमोजोम होता है। तो जब ये क्रोमोजोम, जब ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम सेपरेट हो रहा होता है तो एक मैकेनिज्म बनता है जिसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, जिसमें जीन का एक्सचेंज होता है, और इसके वजह से गैमीट सेल के अंदर, गैमीट सेल के डीएनए में चेंजेज आ जाता है उल्ट। और दूसरा रीजन क्या है, जब ये गैमीट बन रहा होता है तो ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। अब गलती से अगर डिवाइड नहीं हो पाया, किसी एक गैमीट में एक आध क्रोमोजोम ज्यादा चला गया या कुछ क्रोमोजोम का नंबर घट गया, इसके वजह से भी जर्मलाइन वेरिएशन हो जाएगा, जर्मिनल वेरिएशन हो जाएगा। और रीजन, क्रोमोजोम का नंबर चेंज, क्रॉसिंग ओवर, जीन म्यूटेशन, यानी कि जीन के अंदर अल्ट्रेशन। तो ये सब रीजन है किसका, जर्मिनल वेरिएशन का। अब सवाल है कि वेरिएशन पे हम लोग इतना क्यों फोकस किए हुए हैं, वेरिएशन इतना जरूरी क्यों है। तो देखिएगा, वेरिएशन क्या है कि इन्वायरमेंट लगातार बदल रहा है, हमारा इकोसिस्टम लगातार चेंज हो रहा है। आज से 40,000 साल पहले धरती जैसा था, आज वैसा नहीं है, और आज जैसा धरती है अगले 20,000, 30,000, 40,000 या 50,000 साल बाद वैसा धरती नहीं रहेगा। आप लोग अपने पेरेंट्स से, दादा दादी से भी सुनते होंगे कि यार अब पहले वाला जमाना नहीं रहा, पहले तो ऐसा होता था, वैसा होता था। अब जब इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इतना ज्यादा चेंजेज हो गया, तो सोचिए कि 20,000, 30,000, 40,000 साल या 1,00,000 साल में धरती कितना बदल जाएगा। यानी कि हमारा इन्वायरमेंट, हमारा इकोसिस्टम लगातार बदल रहा है। अब अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस नहीं हुआ, स्पेसीज के अंदर चेंजेस नहीं हुआ, तो वो स्पेसीज सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और स्पेसीज के अंदर चेंजेस कब होगा, जब वेरिएशन आएगा। तो नेचर को वेरिएशन पसंद है, क्योंकि नेचर लगातार बदल रहा है। तो नेचर चाहता है कि क्योंकि हम लगातार बदल रहे हैं, नेचर लगातार बदल रहा है, तो नेचर ये चाहता है कि स्पेसीज में भी चेंजेज होता रहे, ताकि वो स्पेसीज बदलते इन्वायरमेंट में, बदलते इकोसिस्टम में खुद को अडेप्ट कर पाए। क्लियर है। तो इसके सबसे पहला फायदा, इट इनेबल द ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट। ये जो इन्वायरमेंट बदल रहा है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म खुद को अडेप्ट कब कर पाएगा, जब उसके अंदर वेरिएशन होगा, यूजफुल वेरिएशन होगा। अब हर बार वेरिएशन यूजफुल हो ये भी जरूरी नहीं है, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस में देखेंगे। अगला है, इट फॉर्म्स रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज, डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पेसीज। एक सिंपल सा अगर हम बताएं, वैसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है, लेकिन सिंपल भाषा में बताते हैं कि भाई हम लोग सब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बंदर से ही इंसान बना, तो बंदर से इंसान का बनना यही इवोल्यूशन है। अब बंदर से इंसान कैसे बना होगा, तो बहुत सारा अनयूज्ड कैरेक्टर धीरे धीरे घट गया होगा, हट गया होगा, और बहुत सारा नया कैरेक्टर डेवलप हुआ। जैसे सिंपल सा बताते हैं, पहले बंदर 4 पांव पे चलता था, एक पूंछ था, पूंछ के हेल्प से बैलेंस करता था, बढ़िया पेड़ वेर पे फल फूल खा रहा है। अब धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ा, कंपटीशन बढ़ा। अब इसी में से कुछ बंदर सोचा कि नहीं यार अब खेती किया जाए, अब ऐसे घूम फिर के काम नहीं चलने वाला है, अब खेती किया जाए तो टूल्स पकड़ना है। टूल्स पकड़ने के लिए 2 लिम्स, जो कि पहले 4 लिम्स का यूज हो रहा था चलने के लिए, अब 2 लिम्स धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया हैंड में, नया कैरेक्टर डेवलप हुआ। पूंछ, अब क्योंकि जमीन पे चल रहे हैं, पूंछ घसीटा रहा है, पूंछ का कोई जरूरत नहीं है, तो धीरे धीरे पूंछ रिड्यूस होते होते घट गया पूरी तरीके से। यानी कि एक्सटिंक्शन ऑफ अनयूज ट्रेट्स, जो ट्रेट्स यूज में नहीं था वो धीरे धीरे घट गया। डेवलपमेंट ऑफ न्यू ट्रेट्स, ब्रेन डेवलप हो गया।
तो नया ट्रेड्स डेवलप हो रहा है, पुराना ट्रेड्स हट रहा है, जो सॉरी पुराना ट्रेड्स नहीं, जो ट्रेड्स यूज में नहीं है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। ये सब किसके वजह से हुआ? वेरिएशन के वजह से। और फिर इतना ज्यादा वेरिएशन होते 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 एक टाइम ऐसा आया कि वो जो स्पेसीज था वो पूरा अलग हो गया, ह्यूमन एक नया स्पेसीज ही बन गया। तो एक नया स्पेसीज का बनना, इवोल्यूशन कब होता है? जब एक प्रिकर्सर स्पेसीज में, जो स्पेसीज है उसमें चेंजेज होता रहे, वेरिएशन होता रहे, और ये वेरिएशन धीरे 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 होते होते बहुत ज़्यादा जब हो जाता है, जब बहुत बड़े स्केल तक हो जाता है, तब बन जाता है नया स्पेसीज। क्लियर है? तो इट फॉर्म्स रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। अगला है इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ये जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है इसका बेसिस ही क्या है? वेरिएशन। क्योंकि अभी बताए थे कि जब कैरेक्टर ट्रांसफर होता है तो एज इट इज ट्रांसफर नहीं होता है, कुछ चेंजेज हो जाता है, और यही चेंजेस की वजह से क्या होता है? वेरिएशन। इट लीड्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू ट्रेड्स। इसकी वजह से नया ट्रेड्स एग्जिस्ट में आता है, इसकी वजह से नया ट्रेड्स डेवलप होता है। क्लियर है? तो ये सब वेरिएशन का इंपॉर्टेंस है। अगला जो हम लोग बात करेंगे वो है कैरेक्टर। अगला टर्म्स सबसे पहले हम लोग टर्म्स को क्लियर करेंगे। अगला टर्म है कैरेक्टर। अब कैरेक्टर क्या होता है? फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म का क्या क्या फीचर हो सकता है? जैसे प्लांट का बात करें तो प्लांट्स हाइट एक फीचर है। प्लांट के अंदर जो फ्लावर है, फ्लावर कलर प्लांट का एक फीचर हो गया। मतलब वो सारा फीचर जिससे हम लोग प्लांट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं वही तो कैरेक्टर है। तो फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कैरेक्टर। अब एक कैरेक्टर का जो अलग अलग फॉर्म है इसी को कहते हैं ट्रेड्स। प्लांट हाइट ये एक कैरेक्टर है। अब प्लांट हाइट टॉल है या ड्वार्फ है, तो टॉलनेस या ड्वार्फनेस ये एक ही कैरेक्टर का दो अलग अलग फॉर्म है, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रेड्स। तो ट्रेड्स और कैरेक्टर में अंतर समझिए। कैरेक्टर एक ऑर्गेनिज्म का फीचर है जिसके हेल्प से हम लोग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर पाते हैं, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और एक कैरेक्टर के अलग अलग फॉर्म को हम लोग कहते हैं ट्रेड्स। प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है, अब टॉल है या ड्वार्फ ये एक ट्रेड्स है। फ्लावर कलर एक कैरेक्टर है, अब फ्लावर कलर व्हाइट है, व्हाइट भी है, वॉयलेट भी है, तो ये जो अलग अलग फॉर्म है एक ही कैरेक्टर का इसको हम लोग कहते हैं ट्रेड्स। अब अगला जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है फैक्टर। अब एक प्लांट था जिसका फ्लावर कलर है, समझिए एक प्लांट है जिसका फ्लावर कलर है व्हाइट, ठीक है, इसका क्रॉस हुआ दूसरे प्लांट के साथ जिसका फ्लावर कलर था वॉयलेट, इससे बना एक नया प्लांट। क्लियर है? अब मान के चलो इसका फ्लावर कलर है वॉयलेट, तो एक बात तो कंफर्म है, इसका फ्लावर कलर वायलेट, यानी कि ये जो कैरेक्टर ये जो वायलेट है कैरेक्टर, ये इसको पेरेंट्स से मिला है, क्योंकि इसके दोनों में से किसी एक पेरेंट्स का फ्लावर कलर वायलेट था। तो इसका फ्लावर कलर वायलेट होना, यानी कि इसके पास ये जो कैरेक्टर है वायलेट फ्लावर कलर, ये इसको किससे मिला है? पेरेंट्स से। ये पेरेंट्स से ट्रांसफर हुआ है। तो सवाल था कि पेरेंट्स से इसमें क्या आया जो इसका फ्लावर कलर वायलेट हो गया? पहले तो क्या आया और वो क्या था जिसकी वजह से इसका फ्लावर कलर वायलेट हो गया? तो मेंडल के टर्म में अगर बात करें तो मेंडल इसको कहते हैं फैक्टर। यूनिट ऑफ हेरिडिटी, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर, यानी कि कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है किसके वजह से? फैक्टर के वजह से। और ये कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ, इसका फ्लावर कलर वायलेट हुआ, यानी कि कैरेक्टर ट्रांस आया भी और बाद में खुद को एक्सप्रेस किया, ये भी किसके वजह से? फैक्टर के वजह से। यूनिट ऑफ हेरिडिटी, कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ किसके वजह से? फैक्टर के वजह से। और कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस किया किसके वजह से? फैक्टर के वजह से। अब ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर। हर कैरेक्टर के लिए कितना फैक्टर होता है? 2। एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर। अब बोलेंगे सर ये फैक्टर, यस ये काम तो जीन करता है। बिल्कुल, क्योंकि जब मेंडल ये काम कर रहे थे 1865 के आसपास, तो उस वक्त टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं था, लोगों को जीन के बारे में आइडिया नहीं था।
तो मेंडल फैक्टर बात कह रहे थे। बाद में जोहानसन नाम के साइंटिस्ट आए और बताए कि ये जो मेंडल फैक्टर जिसको कह रहे हैं ना, वो फैक्टर एक्चुअली में जीन है। आज हम लोग को पता है। तो फैक्टर वेयर कॉल्ड एज जीन बाय जोहानसन। तो जीन भी क्या है? जीन को भी तो ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। कुछ लोग कहेंगे सर डीएनए को भी तो यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहते हैं। अरे डीएनए ही तो जेनेटिक मटेरियल है, और डीएनए का वो पर्टिकुलर पार्ट जो एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, जो कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन का इंफॉर्मेशन कैरी करता है, उसी को तो जीन कहते हैं। अब देख कितना कॉम्प्लिकेटेड, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना हम लोग इसको बना देते हैं। सिंपल टर्म में अगर हम लोग समझें तो ये एक सेल है, सेल के अंदर ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये है डीएनए। क्लियर है? अब हम जानते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का सारा इंफॉर्मेशन कौन कैरी करता है? डीएनए। एक ऑर्गेनिज्म का जितना भी कैरेक्टर है, सारे कैरेक्टर का इंफॉर्मेशन कौन कैरी करता है? डीएनए। आगे हम लोग इसको डिटेल में बात करेंगे। अब डीएनए का वो पार्ट जो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन का इंफॉर्मेशन कैरी करता है, इसको हम लोग कहते हैं जीन। अब ये तो हम लोग को बाद में पता चला, मेंडल जब रिसर्च कर रहे थे तो उतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था। तो ये जो जीन है ना, मेंडल इसी को फैक्टर कह रहे थे। मतलब ये कहिए कि मेंडल जिसको फैक्टर कह रहे थे, बाद में पता चला कि वो एक्चुअली में जीन है, और इसका डिस्कवरी किए थे जोहानसन। क्लियर है? अगला हम लोग बात करते हैं जीन। जीन क्या है? पार्ट ऑफ डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर। डीएनए का वो पार्ट जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के अपीयरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब कैसे रिस्पॉन्सिबल है, बस अगला टॉपिक हमारा रहेगा, हाउ ट्रेट गेट एक्सप्रेस्ड। तो हड़बड़ाना नहीं है। एलील, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन विच इज लोकेटेड ऑन द होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर है? अब देखो, हमको पता है कि एक सेल है, सेल का ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये है डीएनए। अब जस्ट बिफोर सेल डिवीजन, अच्छा एक और बात, डीएनए का वो पार्ट जो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन का इंफॉर्मेशन कैरी करता है, या फिर जिसके वजह से कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, जिसके वजह से प्लांट में वो कैरेक्टर या ऑर्गेनिज्म में वो कैरेक्टर देखने को मिलता है, वो है जीन। तो ये क्या है? जीन। अब जस्ट बिफोर सेल डिवीजन, ये जो डीएनए है ये कंडेंस होकर के बन जाता है सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, और यही कहलाया क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम ऑलवेज एक्सिस्ट इन पेयर। यहां पे हम देख रहे हैं 3 पेयर। अलग अलग स्पीसीज के अंदर अलग अलग पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है। ह्यूमन के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है। अब डीएनए और क्रोमोसोम में अंतर क्या है? बस वही अंतर है जो ऊन का धागा और ऊन का गोला में है, बस यही अंतर है। ऊन का धागा पैक कर दो, ऊन का गोला। धागा जैसा मॉलिक्यूल डीएनए, डीएनए का वो पार्ट जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन का इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, वो है जीन। और डीएनए कंडेंस होकर के बन गया सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, यही है क्रोमोसोम। और जीन यानी कि फैक्टर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। अब ये होता रहता कहां है? तो ये जो पेयर वाला क्रोमोसोम है ना, इसमें ये जो पेयर है इसको कहते हैं होमोलोगस पेयर, और इसी होमोलोगस पेयर के सेम पोजीशन पे होता है जीन। अलग अलग जीन, एक जीन यहां, एक जीन यहां। क्लियर है? तो ये जो है ये है जीन, और एक जीन का ये जो अलग अलग फॉर्म होता है इसी को कहते हैं एलील, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन विच इज लोकेटेड ऑन द सेम पोजीशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। अब इसको थोड़ा मेंडल के हिसाब से समझते हैं। तो देखिए, प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है, सारा क्लियर हो जाएगा, बस ध्यान देना है। प्लांट का हाइट एक कैरेक्टर है। अब प्लांट हाइट टॉल है या ड्वार्फ है, तो टॉलनेस या ड्वार्फनेस ये है ट्रेट्स। अब इस हाइट को कंट्रोल करने के लिए प्लांट के पास होगा जीन। अब मान लीजिए, अब इसके पास, प्लांट के पास क्या होगा? जीन। अब टॉलनेस के लिए है कैपिटल टी और ड्वार्फनेस के लिए है स्मॉल टी, यानी कि जो जीन है उसका हम नाम दे दिए कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी वो जीन है जिसकी वजह से प्लांट क्या बनेगा? टॉल, और स्मॉल टी वो जीन है जिसकी वजह से प्लांट क्या बनेगा? ड्वार्फ। अब ये जो कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, ये एक ही जीन का दो अलग अलग फॉर्म है। अरे दोनों क्या कर रहा है? प्लांट के हाइट को कंट्रोल कर रहा है। अब अंतर यही है कि एक प्लांट को टॉल बना रहा है, दूसरा प्लांट को ड्वार्फ बना रहा है।
तो ये जो एक ही जीन का दो अल्टरनेट फॉर्म है, इसी को हम लोग कहते हैं एलील, अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ सेम जीन। एक ही जीन का दो अलग अलग फॉर्म, इसको हम लोग कहते हैं एलील। एक कैरेक्टर का दो अलग अलग फॉर्म, इसको हम लोग कहते हैं ट्रेट्स। और कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय जीन, कैरेक्टर इज एक्सप्रेस्ड बाय जीन। कैरेक्टर किसकी वजह से आया? जीन की वजह से। और एक ही जीन का दो अलग अलग फॉर्म, इसको कहते हैं एलील। और ये कहां लोकेटेड होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम पे, सेम पोजीशन पे। क्रोमोसोम क्या है? पैकेज्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, सब एक दूसरे से मिला हुआ है। फिर फैक्टर क्या है? फैक्टर वही चीज है जो मेंडल समझ नहीं पाए थे, बाद में बताया गया जीन। तो जीन ही क्या है? फैक्टर है। तो ये सब आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला टर्म अगर हम बात करें होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। अब होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या है? देखिए, होमोजाइगस, अब हर कैरेक्टर के लिए अब हमको पता चल गया बहुत सारा बात। क्या था? ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर। बताए थे कि हर कैरेक्टर के लिए कितना फैक्टर? दो, यानी कि हर कैरेक्टर के लिए दो जीन। ये दो जीन कहां लोकेटेड होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम पोजीशन पे। अब अगर ये दोनों जीन सेम है, लेट सपोज दोनों जीन क्या है? सेम है, दोनों जीन सेम है, तो यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस है। क्लियर है? जाइगोट विच इज formed by the fusion of gamete having identical factor. Each character is controlled by a pair of factor. Each character is controlled by two factor, यानी कि two gene, and the two gene is located on the same position of homologous chromosome. ये जो दो जीन है ये homologous chromosome के same position पे होता है। तो अगर ये दोनों जीन सेम है तो होमोजाइगस, अगर ये दोनों जीन सेम है तो होमोजाइगस। अब हेट्रोजाइगस क्या होगा? तो बस इसका उल्टा, अगर ये दोनों जीन अलग अलग है, एक कैपिटल एक स्मॉल है, दोनों है एक ही जीन, ये एक ही जीन का दो अलग अलग फॉर्म है, ये दोनों एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। बस ये एक कैरेक्टर के किसी एक ट्रेट्स को कंट्रोल करेगा और ये किसी उसी कैरेक्टर के दूसरे ट्रेट्स को कंट्रोल करेगा। तो एक ही जीन का दो अलग अलग फॉर्म, और अगर एक ऑर्गेनिज्म में दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पे एक ही जीन का दो अलग अलग फॉर्म प्रेजेंट है तो हेट्रोजाइगस। जाइगोट विच इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट हैविंग डिफरेंट फैक्टर, दोनों फैक्टर अलग अलग है, दोनों जीन अलग अलग है, इज हेट्रोजाइगस। इसको कहते हैं हेट्रोजाइगस। तो हर कैरेक्टर के लिए दो जीन, सिंपली समझिए, हर कैरेक्टर के लिए दो जीन। मेंडल के लैंग्वेज में बात करें तो हर कैरेक्टर के लिए दो फैक्टर। ये दोनों फैक्टर कहां है? ये दोनों फैक्टर होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के सेम पोजीशन पे है। ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इसके सेम पोजीशन पे है। अब अगर ये दोनों फैक्टर, दोनों जीन, अगर ये दोनों फैक्टर या फिर दोनों जीन बिल्कुल एक जैसा है तो यानी कि ये ऑर्गेनिज्म उस कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस है। और अगर ये दोनों फैक्टर या दोनों एलील अलग अलग है यानी कि ये ऑर्गेनिज्म उस कैरेक्टर के लिए क्या है? हेट्रोजाइगस है। चलो अगला है फेनोटाइप और जेनोटाइप। फेनोटाइप क्या है और जेनोटाइप क्या है? एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक ऑर्गेनिज्म बाहर से देखने पे जो कैरेक्टर हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं उसको कहते हैं फेनोटाइप। प्लांट को देखे, प्लांट का हाइट, उसके फ्लावर का कलर, जो कि हम लोग एक्सटर्नली उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, वो सब उसका फेनोटाइप है। एक इंसान को देखे, उसके स्किन कलर, हेयर कलर, हाइट, क्लियर है? ये सब क्या है? फेनोटाइप है। अब हर कैरेक्टर को कंट्रोल कौन करता है? जीन। तो हर कैरेक्टर के लिए उसके पास एक स्पेसिफिक सेटअप ऑफ जीन होगा, क्योंकि हर कैरेक्टर के लिए कितना जीन? दो। अब ये दो जीन कौन कौन सा है, उसके हर अलग अलग कैरेक्टर के लिए किस किस तरह का पेयर ऑफ जीन है उसके पास। तो एक ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मेकअप है उसको कहते हैं जेनोटाइप। इट इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो एक कैरेक्टर का एक किसी जैसे मान के चलो एक प्लांट है टॉल, दो प्लांट है टॉल। अब एक प्लांट टॉल, इसके लिए इसके पास दो जीन है, कैपिटल टी, और दूसरा प्लांट टॉल, इसके लिए है कैपिटल टी स्मॉल टी। दोनों का फेनोटाइप सेम है, दोनों दिखने में टॉल, फेनोटाइप सेम है, लेकिन एक के पास हर कैरेक्टर के लिए दो जीन, एक के पास दोनों सेम है और एक के पास दोनों अलग अलग है। तो ये जो है ये है जेनोटाइप। अब दोनों सेम है यानी कि ये प्लांट हाइट के लिए क्या है? होमोजाइगस। अलग अलग है तो ये क्या है? हेटेरोजाइगस।
तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस आई होप क्लियर हो गया होगा, और साथ में फिनोटाइप और जेनोटाइप भी। अगला अगर हम लोग बात करें तो हाइब्रिड वीगर। हाइब्रिड वीगर क्या है? सुपीरियरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग ओवर इट पेरेंट्स। इट डेवलप हेट्रोजाइगोसिटी के वजह से क्या होता है कि एक ऑफस्प्रिंग जो है वो कैरेक्टर वाइज अपने पेरेंट्स से सुपीरियर हो जाना, इसी को कहते हैं हाइब्रिड वीगर। एक ऑफस्प्रिंग का कैरेक्टर वाइज अपने पेरेंट्स से सुपीरियर हो जाना, इसी को कहते हैं हाइब्रिड वीगर। और ये किस वजह से डेवलप होता है? हेट्रोजाइगोसिटी। हेट्रोजाइगोसिटी यानी कि हर कैरेक्टर के लिए दो अलग अलग जीन है। अगला हम लोग बात करते हैं डीएनए। अब डीएनए क्या है? तो डीएनए यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच कैरीज इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन, अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे डीएनए यानी कि जो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। अरे हाँ, कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, लेकिन कैसे? प्रोटीन के थ्रू। अभी हम लोग बात करेंगे, सब कुछ प्रोटीन है। तो सोचो ये डीएनए है। डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है जिसके हेल्प से डीएनए रेप्लिकेट करके अपना नंबर बढ़ाता है, तो डीएनए। डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है प्रोटीन बनाने का। यूनिट ऑफ हेरिडिटी, हम लोग फैक्टर को बोले थे यूनिट ऑफ हेरिडिटी। फैक्टर क्या है? जीन, और जीन क्या है? पार्ट ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए ही क्या है? यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अब डीएनए से बनता है एमआरएनए, इसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए। ये प्रोटीन, क्योंकि डीएनए कहां है? न्यूक्लियस के अंदर, और प्रोटीन कहां बनेगा? राइबोसोम के पास, क्योंकि राइबोसोम ही प्लांट प्रोटीन फैक्ट्री है। तो प्रोटीन कहां बनेगा? राइबोसोम के पास। तो डीएनए से प्रोटीन का इंफॉर्मेशन लेकर के राइबोसोम के पास आता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करता है? डीएनए से प्रोटीन का इंफॉर्मेशन, किस तरह का प्रोटीन बनाना है, ये मैसेज डीएनए से किसके पास लेकर के आता है? राइबोसोम के पास। और फिर राइबोसोम उस मैसेज को पढ़ता है, उस कोड को पढ़ता है, और फिर उस हिसाब से अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को जोड़ता है, और फिर बन के तैयार हो जाता है प्रोटीन। अब इस प्रोटीन का क्या होगा? इसी प्रोटीन का तो सब कुछ होगा। यही प्रोटीन डिसाइड करेगा ऑर्गेनिज्म का क्या कैरेक्टर है। तो सबसे पहले टर्म सारा क्लियर हो जाना चाहिए। ये टोटल 13 टर्म है जो आगे काम आएगा। अभी जो हम लोग आगे अब चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो इसमें ये सारा टर्म वगैरह काम आएगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आखिर ये ट्रेट्स एक्सप्रेस कैसे होता है? हाउ ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड, बार बार ये सवाल पूछ रहा है बोर्ड में कि हाउ ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस। एक प्लांट क्यों टॉल हुआ, उसी में से कुछ प्लांट क्यों ड्वार्फ हो गया, कैसे ये ट्रेट्स एक्सप्रेस हुआ? तो देखो, जीन्स कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट्स। ट्रेट्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है जीन। जीन यानी कि पार्ट ऑफ डीएनए, और डीएनए यानी कि इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो होगा क्या? सीधे सीधे समझते, ये सेल है, यह इसका न्यूक्लियस, और यह है इसके अंदर डीएनए। अब डीएनए का वो पार्ट जो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन का इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, इसको कहते हैं जीन। अब जीन के पास किसका इंफॉर्मेशन है? एक पर्टिकुलर प्रोटीन का। अब जीन से बना प्रोटीन। अब इस प्रोटीन का आगे क्या होगा? ये प्रोटीन डिसाइड करेगा कि ऑर्गेनिज्म कौन कैसा होगा और ऑर्गेनिज्म का क्या कैरेक्टर होगा। प्रोटीन का से 3 काम हो सकता है। सबसे पहला, इट एक्ट एज ए एंजाइम। ये प्रोटीन एक एंजाइम की तरह काम करेगा, मॉडिफाई होकर के एंजाइम बन जाएगा और डायरेक्टली कंट्रोल कैरेक्टर। किसको कंट्रोल करेगा? कैरेक्टर को डायरेक्टली, क्योंकि एंजाइम का मतलब क्या? बायो कैटालिस्ट। एंजाइम यानी कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के रेट को कंट्रोल करेगा। तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले मेटाबॉलिक रिएक्शंस के रेट को कौन कंट्रोल करता है? एंजाइम। तो इस तरीके से एंजाइम जो है एक ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर भी डिसाइड करता है। तो सबसे पहला तो प्रोटीन एंजाइम की तरह काम करेगा, और एंजाइम का मतलब बायो कैटालिस्ट, जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करेगा। तो इस तरीके से एंजाइम जो है एक ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। पहला तरीका ये है। दूसरा, एंजाइम हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन। ये एंजाइम जो है वो इंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर क्या बनवाएगा? हार्मोन। और फिर ये हार्मोन कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। हम पढ़े हैं, जानते हैं कि हार्मोन्स की वजह से कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। क्लियर है? आज जो एडोलसेंस फेज के अंदर जो हम लोग के अंदर इतना सारा चेंजेस होता है, इसका रीजन क्या है? हार्मोन्स। ढेर सारा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, थायराइड, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरॉक्सिन, यही सब हार्मोन की वजह से
जो है कैरेक्टर डेवलप होता है। तो पहला, एंजाइम खुद ही डायरेक्टली कंट्रोल करेगा किसी कैरेक्टर को, या फिर एंजाइम सिंथेसाइज करवाएगा हार्मोन्स और फिर वो हार्मोन कंट्रोल करेगा एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर को, या फिर वो प्रोटीन एज इट इज रहेगा एंड बिकम पार्ट ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर। हम जानते हैं एक ऑर्गेनिज्म किससे बना होता है, सेल से, और सेल बनने के लिए मेनली क्या चाहिए, प्रोटीन। तो तीसरा है कि वो जो प्रोटीन है वो स्ट्रक्चर का पार्ट बन जाएगा। तो तीन चीज हो सकता है, या तो प्रोटीन ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर का पार्ट बन जाए, या प्रोटीन एंजाइम बन करके और ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करे, यानी कि ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को डायरेक्ट कंट्रोल कर ले, डायरेक्ट एक्सप्रेस करने में हेल्प करे। तीसरा, वो प्रोटीन एंजाइम बने और वो एंजाइम हार्मोन को सिंथेसाइज करवाए और फिर वो हार्मोन कैरेक्टर डिसाइड करेगा। तो तीन तरीका है। तो अल्टीमेटली सबका ओरिजिन कौन, प्रोटीन। और कौन सा प्रोटीन बनेगा ये कौन डिसाइड कर रहा है, जीन, और जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए। तो इस तरीके से कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। जीन कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म। जीन प्रोड्यूसेस प्रोटीन। जीन क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन। प्रोटीन एक्ट एज अ एंजाइम एंड कैन डायरेक्टली कंट्रोल कैरेक्टर और हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन which control the expression of particular character, या फिर और the protein become part of various structural component, या फिर वो प्रोटीन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो अलग अलग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है उसका पार्ट बन जाए। अब एक एग्जांपल के साथ इसको समझ लेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, हाइट ऑफ प्लांट डिपेंड ऑन हार्मोन। प्लांट का हाइट क्या होगा ये डिसाइड करेगा हार्मोन। अब हार्मोन कितना बनेगा, अमाउंट ऑफ हार्मोन डिपेंड ऑन द प्रोसेस ऑफ इट्स फॉर्मेशन। हार्मोन कितना बनेगा ये किस पे डिपेंड करेगा कि हार्मोन बनने का प्रोसेस क्या है। अब प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस। अब हार्मोन बनने का क्या प्रोसेस है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करेगा, प्रोटीन। अगर प्रोटीन एफिशिएंटली काम कर रहा है, प्रोटीन बहुत बढ़िया है, तो ज्यादा हार्मोन बनेगा। ज्यादा हार्मोन बनेगा तो प्लांट का हाइट बढ़ेगा। अब अगर वो जीन जो रिस्पॉन्सिबल है उस प्रोटीन के लिए हैज एन अल्टरेशन, अगर अब प्रोटीन कौन बनाएगा, जीन। अब अगर वो जीन उस जीन में कोई अल्टरेशन हो गया तो वो प्रोटीन को क्या कर देगा, लेस एफिशिएंट। अगर जीन में कोई चेंजेज हो गया तो उसकी वजह से वो प्रोटीन उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। अब अगर प्रोटीन एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा तो हार्मोन कितना बन रहा है ये भी घट जाएगा, और हार्मोन कितना बन रहा है ये घट जाएगा, तो प्लांट शॉर्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये एग्जांपल के तौर पे भी हम लोग समझ लिए। प्लांट का हाइट टॉल या ड्वार्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, हार्मोन। अब हार्मोन कितना बनेगा ये डिपेंड करेगा हार्मोन बनने के प्रोसेस पे। अब हार्मोन बनने का प्रोसेस ये कौन कंट्रोल कर रहा है, प्रोटीन। और कौन सा प्रोटीन, और प्रोटीन कौन सा है, और प्रोटीन बनने का इंफॉर्मेशन किसके पास है, जीन के पास। तो अगर जीन बढ़िया है, जीन में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन बनेगा तो हार्मोन बनने का जो प्रोसेस है वो बढ़िया से होगा। प्रोसेस बढ़िया से होगा तो ज्यादा हार्मोन बनेगा। ज्यादा हार्मोन बनेगा तो प्लांट टॉल। अगर जीन में कोई अल्ट्रेशन हो गया तो वो प्रोटीन सही से नहीं बनेगा। प्रोटीन सही से नहीं बनेगा तो हार्मोन बनने का प्रोसेस अफेक्टेड हो जाएगा। हार्मोन बनने का प्रोसेस अफेक्टेड हो गया तो कम हार्मोन बनेगा। कम हार्मोन बनेगा तो प्लांट हो जाएगा ड्वार्फ। क्लियर है। इस तरीके से एक ट्रेट्स एक्सप्रेस होता है। अब कुछ नाम हम लोग को ध्यान रखना है। सबसे पहला, फादर ऑफ जेनेटिक्स हम लोग किनको कहते हैं, ग्रेगोर जॉन मेंडल। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स विलियम बैटसन, और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन। ये कुछ नाम हम लोग को याद रखना है। चलिए, तो अब हम लोग टर्म पढ़ लिए, एक कैरेक्टर कैसे एक्सप्रेस हुआ है ये जान लिए। अब हम लोग बात करेंगे मेंडलिज्म के बारे में, यानी कि मेंडलवाद। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का कोर कंसेप्ट मेंडलिज्म क्या है। बेसिकली हम लोग अब वो चीज पढ़ेंगे, वो सारा प्रिंसिपल पढ़ेंगे जिनको दिया गया था मेंडल के द्वारा, ग्रेगोर जॉन मेंडल, बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पे वो कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बेसिस, एक्सपेरिमेंट से उनका कुछ जो भी उनका ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर वो कुछ कंक्लूजन देते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स के फॉर्म में, इसी को कहते हैं मेंडलिज्म।
तो मेंडलिज्म क्या है? इट इज द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी गिवन बाय मेंडल। हेरिडिटी यानी कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होता है, इसके बारे में मेंडल का क्या विचार था? क्या मेंडल बैठे बैठे अपना विचार व्यक्त किए? नहीं, मेंडल एक्सपेरिमेंट किए, उस एक्सपेरिमेंट का कुछ ऑब्जर्वेशन आया, उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर मेंडल कुछ कंक्लूजन बनाए और वही कंक्लूजन बना मेंडलिज्म। इट इज द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी गिवन बाय मेंडल बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स पे मेंडल के द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट और फिर उसका कंक्लूजन यानी कि मेंडल का प्रिंसिपल, उसी को कहा गया मेंडलिज्म। 1856 से 57 के बीच में मेंडल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं पी प्लांट के ऊपर। थोड़ा सा बता दें, ऑस्ट्रिया कंट्री के अंदर मेंडल एक प्रिस्ट हुआ करते थे, पादरी, एक चर्च का देखरेख करते थे। उनको कुछ जमीन दिया गया था कि भाई इस पे आप खेती वेती कीजिए और बदले में चर्च का देखभाल कीजिए। मेंडल को जेनेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। मेंडल आखिर जानना चाहते थे कि आखिर ये कैरेक्टर ट्रांसफर कैसे होता है, कौन है जिसकी वजह से ये कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, यही मेंडल पता करना चाह रहे थे। तो मेंडल कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट का फिर कुछ कंक्लूजन आता है और वही कहलाता है मेंडलिज्म। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो उस वक्त का जो साइंस जर्नल हुआ करता था, नेचर ऑफ सेंडर वेरिन, ये उस साइंस जर्नल का नाम था। उसमें मेंडल अपना रिसर्च पब्लिश करते हैं 1865 में। और जो पूरा का पूरा साइंस जर्नल में, पूरा का पूरा मैगजीन में इन्हीं का रिसर्च तो नहीं रहेगा, तो मैगजीन के अंदर एक छोटा सा कॉलम, एक अच्छा खासा कॉलम था, उसका हेडिंग था एक्सपेरिमेंट ऑन इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हेडिंग था, इन द नेम ऑफ, ये हेडिंग था और ये था मैगजीन का नाम। और 1865 में मेंडल अपने वर्क को, अपने काम को, अपने रिसर्च को पब्लिश करते हैं इस मैगजीन के थ्रू पूरी दुनिया के सामने। मैगजीन का नाम था नेचर ऑफ सेंडर वेरिन और टॉपिक का नाम था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। और फिर मेंडल इंतजार करते हैं कि भाई अगल बगल के साइंटिस्ट देखते हैं किस इन पे क्या उनका ओपिनियन है। तो मेंडल के वर्क को डिस्क्रेडिट कर दिया जाता है, किसी भी तरीके का मेंडल को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। कुछ साइंटिस्ट थोड़ा बहुत देखे, बाकी इनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। मेंडल वर्क वेयर रिमेन हिडन, उनका जो काम था, उनका जो रिसर्च था वो हिडन रह गया, ऐसे ही रह गया। बहुत सारा कारण था। सबसे पहला, कम्युनिकेशन उतना ईजी नहीं था उस वक्त। पहला रीजन, कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। आज की तरह व्हाट्सअप फेसबुक था नहीं कि धड़ाधड़ बात फैल जाए, तो कम्युनिकेशन इजी था नहीं। दूसरा, मेंडल पहली बार मैथ्स का यूज करते हैं बायोलॉजी में, और ये चीज जो उस वक्त के जो उनके कंटेम्प्रेरी बायोलॉजिस्ट थे, जो उनके साथ वाले बायोलॉजिस्ट थे, उनको ये चीज मतलब जमा नहीं, या ये यूं कहिए कि समझ नहीं आया। तो पहली बार बायोलॉजी में मैथ्स का यूज हुआ, ये उस वक्त के कंटेम्प्रेरी बायोलॉजिस्ट को समझ में नहीं आया, तो इस वजह से भी वो लोग मेंडल के वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किए। तीसरा कारण था, ही कुड नॉट प्रोवाइड फिजिकल प्रूफ ऑफ फैक्टर। ये जो फैक्टर है, मेंडल से पूछा गया कि किसकी वजह से कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, मेंडल कह रहे हैं फैक्टर की वजह से ट्रांसफर हो रहा है। फिर मेंडल से पूछा गया कि अच्छा ये जो कैरेक्टर है ये प्लांट में कैसे एक्सप्रेस हुआ, अभी पढ़े थे ना हाउ ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। मेंडल बोले फैक्टर की वजह से एक्सप्रेस हुआ। बोले ये फैक्टर क्या है, मेंडल बता ही नहीं पाए कि ये फैक्टर क्या है। आज हमको पता है कि ये फैक्टर जीन है, डीएनए का पार्ट है, ये प्रोटीन का सिंथेसाइज करवाते, ये प्रोटीन, इसके पास प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन है। लेकिन उस वक्त मेंडल को इसका कोई आइडिया नहीं था। मेंडल फैक्टर का कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए कि आखिर ये फैक्टर क्या है, और इसलिए मेंडल के वर्क को डिस्क्रेडिट कर दिया गया। लेकिन 1884 में मेंडल का हो जाता है डेथ। 1865 में रिसर्च पब्लिश किए, 1884 में मेंडल का डेथ हुआ, और उनके मरने के 16 साल बाद यानी कि 1900 में 3 अलग अलग साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली, अलग अलग देशों से, जैसे कार्ल कोरेंस जर्मनी से, ह्यूगो डेवरीज हॉलैंड और एरिक वॉन ऑस्ट्रिया से, 3 अलग अलग साइंटिस्ट 3 अलग अलग देश से इंडिपेंडेंटली उनके वर्क को रीडिस्कवर करते हैं। साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं ना कि जब भी वो कोई चीज़ पे रिसर्च करते हैं तो वो लोग पहले पता करते हैं कि इस फील्ड में अब तक क्या क्या हो चुका है। तो वो अलग अलग साइंस जर्नल के, अलग अलग साइंस मैगजीन को पढ़ते हैं कि भाई जिस फील्ड पे हम रिसर्च करने वाले हैं, इस फील्ड में क्या क्या रिसर्च हो चुका है, उसका कंक्लूजन क्या था, ताकि उनको एक ब्रॉड आइडिया मिल सके। तो जब ये सब साइंटिस्ट जब रिसर्च कर रहे थे तो वो मेंडल के काम को देखते हैं। इसी कड़ी में उनको मेंडल का भी रिसर्च हाथ लगा होगा, पढ़े। अब क्योंकि थोड़ा टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो गया था,
तो अब तो उन लोगों को लगा कि भाई मेंडल तो कितना आगे का बात बताए, जो हम लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं वो मेंडल पता नहीं कितना साल पहले बता दिए हैं, तकरीबन 35-40 साल पहले मेंडल ये बात बता दी है जो आज हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो फिर वो लोग वापस से मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर करते हैं, और फिर जो होता है उसके बारे में तो सिर्फ यही कहेंगे कि उसके बाद मेंडल को बोल दिया गया फादर ऑफ जेनेटिक्स। सोचिए, एक आदमी जिसको जीते जी जिसके काम को कोई रिकॉग्नाइज नहीं किया, उनके डेथ के 16 साल बाद उन्हीं को कहा जा रहा है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये होता है पावर ऑफ रिसर्च। अब पहला अगला सवाल कि मेंडल को क्यों रिकॉग्निशन नहीं मिला, ये तो समझ में आ गया। जब मिला तो अचानक से फादर ऑफ जेनेटिक्स, ऐसा क्या था मेंडल के काम में? तो सबसे पहला, मेंडल स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ 1 और 2 कैरेक्टर एट अ टाइम। मेंडल एक बार में सिर्फ 1 या 2 कैरेक्टर पे फोकस करते थे कि कैसे ट्रांसफर हो रहा है। जैसे मेंडल अगर मान के चलिए प्लांट पे कर रहे हैं, तो प्लांट पे तो बहुत सारा कैरेक्टर है ना, 2 प्लांट के बीच में मेंडल क्रॉस किए और जो ऑफ स्प्रिंग ग्रो हुआ, ये है ऑफ स्प्रिंग, नया प्लांट जो ग्रो हुआ है दोनों के हेल्प से, दोनों के क्रॉस से। अब मेंडल सिर्फ एक कैरेक्टर पे फोकस कर रहे हैं, टॉलनेस, सॉरी हाइट। हाइट कैसे चेंज हो रहा है, अब फ्लावर कलर कैसे बदला, फ्लावर कलर कैसा हुआ, उसमें सीड का शेप कैसा था, कलर ऑफ कॉटिलेडन्स, ये वो, मेंडल को बाकी किसी कैरेक्टर से कोई मतलब नहीं है। मेंडल एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर पे फोकस कर रहे हैं कि भाई हाइट कैसे चेंज हो रहा है। अब फिर क्रॉस किए, इस बार दूसरा कैरेक्टर लिए, फ्लावर कलर। अब मेंडल देख रहे हैं कि अच्छा इसका फ्लावर कलर ये, इसका फ्लावर कलर ये, तो इसका फ्लावर कलर क्या हुआ। इसको सेल्फ पॉलिनेट किए तो उसका फ्लावर कलर क्या हुआ, उसको सेल्फ पॉलिनेट किए तो उसका फ्लावर कलर क्या हुआ। मेंडल को बाकी कैरेक्टर से अब कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक कैरेक्टर पे फोकस किए हुए हैं या 2। तो मेंडल एक बार में सिर्फ 1 या 2 कैरेक्टर पे फोकस करते थे, बाकी कैरेक्टर कैसे चेंज हो रहा है मेंडल को उससे मतलब नहीं होता था। मेंडल एक बार में सिर्फ 1 या 2 कैरेक्टर पे फोकस किए हुए हैं कि भाई ये कैसे चेंज हो रहा है। फिर बाद में फिर दूसरे कैरेक्टर के लिए फिर दूसरा क्रॉस, फिर तीसरे कैरेक्टर के लिए फिर तीसरा क्रॉस। ये नहीं कि एक ही क्रॉस में सारा कैरेक्टर को नोट कर रहे हैं कि अच्छा हाइट ऐसे चेंज हुआ है, फ्लावर कलर ऐसे चेंज हुआ है, सीड का शेप ये हो गया है। नहीं, एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर या 2 कैरेक्टर पे फोकस, मेंडल के सक्सेस का सबसे बड़ा कारण। और सबसे इंपॉर्टेंट, बार बार आपके एग्जाम में पूछता है, मेंडल के सक्सेस का सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट कारण था पी प्लांट। मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। सवाल है मटर के पेड़ में ऐसा क्या खासियत है। हम लोगों को तो मटर का सिर्फ एक ही खासियत पता है कि भाई मटर से बनता है मटर पनीर, बड़ा बढ़िया लगता है, लेकिन क्या सिर्फ यही खासियत है मटर के पेड़ का? नहीं। सबसे पहला, पी प्लांट इज एनुअल। मटर का पेड़ एनुअल होता है। एनुअल यानी कि वो प्लांट जिसका लाइफ स्पैन 1 साल या इससे कम हो, तो पी प्लांट एनुअल है। एनुअल का मतलब 1 साल के अंदर प्लांट ग्रो हुआ और 1 साल के अंदर ही, एनुअल लाइफ स्पैन ऑफ 2 to 3 मंथ, यानी कि 3 महीना बाद सीड तैयार हो गया और उस सीड को ग्रो किए, 3 महीना बाद प्लांट आ गया। मतलब ये दोनों प्लांट का ये क्या है, F1 जनरेशन, यानी कि एक जनरेशन होने में कितना, 3 महीना बाद एक जनरेशन, अगले 3 से 4 महीना बाद दूसरा जनरेशन, फिर ये बड़ा हुआ, इसका ये बड़ा हुआ, इसमें क्रॉस हुआ, इसका सीड तैयार हुआ, उस सीड से नया प्लांट, F2 जनरेशन, दूसरा जनरेशन तैयार हो गया। 1 साल के अंदर 2 से 3 जनरेशन का स्टडी हो गया। क्या ह्यूमन में पॉसिबल है? दादाजी, पिताजी और तुम, 3 जनरेशन पे कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर हो रहा है स्टडी करने में 60 से 70 साल लग जाएगा। 60 से 70 साल में हम लोग 3 जनरेशन का स्टडी कर पा रहे हैं ह्यूमन में अगर बात करें तो। और पी प्लांट में 2 से 3 महीना लाइफ स्पैन है, तो ढेर सारा, लार्ज नंबर ऑफ जनरेशन और लार्ज नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का भी कमी नहीं है। मटर का खूब सारा बीज, सारे बीज को उगाओ फिर से, तो खूब सारा ऑफ स्प्रिंग। तो लार्ज नंबर ऑफ जनरेशन एज वेल एज लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग कैन बी स्टडीड। 1 से 2 साल के अंदर देखो ना कितना जनरेशन का स्टडी हो जाएगा, और साथ में बीज भी खूब आएगा, तो ऑफ स्प्रिंग का भी कमी नहीं। अब यहाँ एक इंसान से कितना बच्चा, 10 बच्चा, 15 बच्चा, और ज्यादा हो सकता है क्या? लेकिन देखो 2 मटर के पेड़ से एक पेड़ बना, इसमें कम से कम मिनिमम 100 मटर तो निकलेगा।
100 मटर यानी कि 100 ऑफ स्प्रिंग। अभी 100 मटर को उगाओ, 100 को प्लांट उग गया, 100 ऑफ स्प्रिंग। तो ये फायदा है। नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रेजेंट। अब अगर हम बात करें पी प्लांट का, मटर के प्लांट का, तो सबसे पहला खासियत है कि नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन होता है, यानी कि पी प्लांट का जो फ्लावर है ये इसमें पेटल्स क्लोज रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अब अगर पेटल्स बंद है तो अंदर में ही पॉलिनेशन होगा, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। तो पी प्लांट में क्या है, नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रेजेंट। अगर मेंडल को एक्सपेरिमेंट में ये देखना है कि भाई इसको हम सेल्फ पॉलिनेट करवाना चाहते हैं, तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, उस फ्लावर को रहने दीजिए, वो अपने आप सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। क्योंकि पी प्लांट में क्या होता है, नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन, पेटल्स क्लोज रहता है, पेटल्स क्लोज, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन। अब मेंडल सोच रहे हैं नहीं नहीं नहीं, एक बार क्रॉस करवा के देखते हैं, ये वाला मटर का पेड़, ये वाला मटर का पेड़। तो आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन करवाना पड़ेगा, वो भी पॉसिबल है, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन भी हो जाएगा। इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग इस टेक्निक का नाम है, बात करेंगे अभी। तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है तो छोड़ दो, नेचुरली अपने आप सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। अगर क्रॉस पॉलिनेशन करवाना चाह रहे हैं तो इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। इट इज इजी टू कल्टिवेट, इसको कल्टिवेट करना भी आसान है। एंड इट हैज मेनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। अब ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स क्या है, इजी टू कल्टिवेट तो समझ में आ गया, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स का मतलब क्या है, एक कैरेक्टर का दो फॉर्म जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हो। जैसे अगर बात करें पी प्लांट में फ्लावर कलर, पी प्लांट में फ्लावर कलर, तो फ्लावर कलर एक कैरेक्टर है, फ्लावर कलर एक कैरेक्टर है, और इसका दो ट्रेट्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग, या तो व्हाइट या वायलेट, इसको कहते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। एक कैरेक्टर का दो फॉर्म जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो। अब अगर हम बात करें ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर, देखो कितना सारा ट्रेट्स है, डार्क, एक ब्राउन, वाइट, और बीच में अलग अलग शेड तो है ही। तो एक कैरेक्टर का ढेर सारा ट्रेट्स, एक कैरेक्टर का ढेर सारा ट्रेट्स है, आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। और यहां एक कैरेक्टर का दो ही ट्रेट्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग, आइडेंटिफाई करना आसान, इसको कहते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। तो मटर के पेड़ का खासियत है कि मटर के पेड़ में बहुत सारा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होता है, यानी कि एक कैरेक्टर का अलग अलग फॉर्म जो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, आइडेंटिफाई करना आसान है। अब सवाल है कि आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होता था, तो इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। इमैस्कुलेशन में क्या किए, अब हम दो डिजायर्ड फ्लावर सेलेक्ट किए, दो डिजायर्ड प्लांट सेलेक्ट किए जिसके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है। एक प्लांट का पेटल ओपन किया गया, सारे स्टेमन को काट दिया गया, रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट काट के हटा दिए, स्टेमन को हटा दिए। इस प्रोसेस को कहते हैं इमैस्कुलेशन। अब क्या करना है, सारे स्टेमन को काट के हटा दिए, इसको प्लास्टिक से कवर कर दिए, बैगिंग। अब एक बार जब इस इमैस्कुलेटेड फ्लावर का, जिसका कि सारा स्टेमन हटा चुके हैं, अब जब इसका ये पिस्टिल, कार्पेल या पिस्टिल डेवलप हो गया, तो प्लास्टिक उठाए, जो डिजायर्ड प्लांट था वहां से पॉलन ग्रेन्स कलेक्ट किए, इसके ऊपर स्प्रेड किए और फिर बैग से बंद कर दिए, टू प्रिवेंट अनवांटेड पॉलिनेशन, ताकि कोई अनवांटेड पॉलिनेशन ना हो गया आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन। इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक समझ में आया। फ्लावर को ओपन किया गया, पेटल्स को, क्योंकि पी प्लांट में क्लोज्ड पेटल्स होता है, तो अगर हम पी प्लांट का बात करें तो सबसे पहले पेटल्स ओपन किया गया, सारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि स्टेमन को काट के हटा दिया गया, एंथर को सारे काट के हटा दिया गया। अब सिर्फ क्या बच गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कार्पेल। अब फ्लावर को बैग से कवर कर दिया गया, प्लास्टिक के बैग से। अब जो डिजायर्ड प्लांट जिसके बीच में क्रॉस करवाना है, वहां से पॉलन ग्रेन्स कलेक्ट किए। एक बार इस इमैस्कुलेटेड फ्लावर का जो ये कार्पेल या पिस्टिल है ये पूरी तरीके से डेवलप कर गया है, प्लास्टिक हटाए, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स को स्प्रेड किए, फिर प्लास्टिक से क्लोज कर दिए, हो गया बैगिंग। अब आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन, तो नेचुरल तो हो ही रहा है, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते हैं। अब मेंडल जो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट सेलेक्ट किए थे पी प्लांट में, वो कुछ ये था। सबसे पहला सीड शेप, राउंड, रिंकल्ड, सीड कलर येलो, ग्रीन, इसको हम लोग कलर ऑफ कॉटिलेडन्स भी कहते हैं। पॉड शेप, इन्फ्लेटेड या कॉन्स्ट्रिक्टेड, पॉड कलर ग्रीन या येलो, फ्लावर कलर पर्पल या व्हाइट,
फ्लावर पोजीशन, फ्लावर लोकेशन एक्सियल या फिर टर्मिनल, और प्लांट साइज टॉल या डॉर्फ या फिर शॉर्ट। दीज आर द 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स सेलेक्टेड बाय मेंडल इन पी प्लांट। वैसे तो एक मटर के पेड़ में बहुत सारा ट्रेट्स होता है, बहुत सारा कैरेक्टर होता है, लेकिन ये 7 कैरेक्टर या 7 पेयर ऑफ ट्रेट्स मेंडल सेलेक्ट किए थे, इस पे वो स्टडी किए। क्लियर है? तो अब हम लोग बात करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब हम लोग बात करेंगे उस एक्सपेरिमेंट के बारे में जिसके लिए ये पूरा माहौल इतना देर से हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि व्हेन वी कंसीडर द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट अ टाइम, जब एक बार में हम लोग एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पे फोकस करते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल सेलेक्ट किए हैं, कैरेक्टर का नाम है प्लांट्स हाइट, प्लांट्स हाइट, यही वो एक कैरेक्टर है जो मेंडल सेलेक्ट किए थे। वो एक कुछ भी हो सकता है एक कैरेक्टर, और इसका 2 ट्रेट्स टॉल और ड्वार्फ। एक कैरेक्टर 2 ट्रेट टॉल और ड्वार्फ, ये कौन सेलेक्ट किए? मेंडल। अब अच्छा, तो अभी पहले बात करेंगे कि आखिर मेंडल का एक्सपेरिमेंट था क्या। बढ़िया से सब लोग को समझना है, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। मेंडल सेलेक्ट किए हैं पेरेंट्स, पेरेंट्स यानी कि 2 प्लांट, एक टॉल और एक ड्वार्फ। अब ये जो पेरेंट्स है ये है प्योर ब्रीडिंग। प्योर ब्रीडिंग का मतलब हुआ होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब हुआ कि हर कैरेक्टर के लिए 2 जीन, और ये दोनों जीन सेम, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जो है टॉल और ड्वार्फ, ये फिनोटाइप हो गया, और कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या हो गया? जेनोटाइप, और ये है पेरेंट्स। अब यहां से बनेगा गैमेट, क्योंकि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, गैमेट बनेगा। हर कैरेक्टर के लिए 2 जीन, गैमेट में जाएगा कोई एक, तो यहां से गया कैपिटल टी। हर कैरेक्टर के लिए 2 जीन, गैमेट में जाएगा कोई एक, स्मॉल टी। अब इस गैमेट का होगा फ्यूजन, और गैमेट के फ्यूजन से बनेगा जाइगोट। गैमेट का होगा फ्यूजन, और इससे बनेगा जाइगोट, और इससे बनेगा नया प्लांट जो कि F1 जनरेशन। कैपिटल टी स्मॉल टी, सारा प्लांट टॉल, तो F1 जनरेशन में सारा प्लांट टॉल। अब इसको मेंडल भेजे सेल्फ पॉलिनेशन में। कहां भेजे? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि इसी में से एक बन गया मेल, और इसी में से एक बन गया फीमेल। सेल्फ पॉलिनेशन, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये भी 2 तरह का गैमेट प्रोड्यूस करेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये भी 2 तरह का गैमेट प्रोड्यूस करेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मेल भी 2 तरह का गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है, फीमेल भी 2 तरीके का गैमेट प्रोड्यूस कर रही है। कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है? इसके लिए हम लोग बनाते हैं पनेट स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम। हॉरिजॉन्टल कॉलम पे मेल गैमेट, वर्टिकल कॉलम पे फीमेल गैमेट। मेल 2 तरीका का गैमेट बना रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। फीमेल भी 2 तरीका का गैमेट प्रोड्यूस कर रही है, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर है? अब पहला, इसमें यहां से आएगा कैपिटल टी, यहां से आएगा कैपिटल टी, सारा प्लांट टॉल। यहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी, सारा प्लांट ड्वार्फ। यहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी, सारा प्लांट टॉल। यहां पे स्मॉल टी प्लांट हो गया ड्वार्फ। यानी कि मेंडल देख रहे हैं कि फिनोटाइप, 2 तरह का फिनोटाइप देखने को मिल रहा है F2 जनरेशन में। फिनोटिपिक रेशियो कहां? F2 जनरेशन में 2 तरह का फिनोटिपिक रेशियो देखने को मिल रहा है। 3 प्लांट, सॉरी यहां भी टॉल होगा, हाँ 3 प्लांट टॉल, 3 प्लांट टॉल और 1 प्लांट ड्वार्फ। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या है? 3:1। ये है फिनोटिपिक रेशियो। अब यहीं पे 1 मिनट थोड़ा बैठ, हाँ अब बात किया जाए अगर जीनोटिपिक रेशियो का, जीनोटिपिक रेशियो, तो जीनोटिपिक रेशियो में देखिए कैपिटल टी
कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, यानी कि जीनोटाइपिक रेशियो है 1:2:1। फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। ये है F2 जनरेशन का। अब मेंडल यहां से बहुत कुछ ऑब्जर्व किए, ये था मेंडल का ऑब्जर्वेशन, सॉरी। तो ऑब्जर्वेशन क्या था कि इन F1 जनरेशन और प्लांट वेयर टॉल एंड इन F2 जनरेशन टू टाइप ऑफ प्लांट वेयर ऑब्जर्व, दो तरीके का प्लांट ऑब्जर्व हुआ, टॉल और ड्वार्फ इन द रेशियो 3:1। और तीन तरह का जीनोटाइप, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, इन द रेशियो 1:2:1। ये था मेंडल का ऑब्जर्वेशन जीनोटाइपिक रेशियो का। क्लियर है? अब यहां से मेंडल कुछ कंक्लूजन बनाते हैं। कंक्लूजन क्या था मेंडल का? सबसे पहला कंक्लूजन था जिसको वो पोस्टुलेट्स के फॉर्म में दिए, पोस्टुलेट्स ऑफ पेयर्ड फैक्टर। मेंडल बताए कि एवरी कैरेक्टर, एवरी जेनेटिक कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर। हर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है दो फैक्टर। क्लियर है? ये था मेंडल का पहला पोस्टुलेट। दूसरा पोस्टुलेट था पोस्टुलेट्स ऑफ डोमिनेंट, कि अगर ये दोनों फैक्टर दोनों एलील अलग अलग है तो कोई एक ही खुद को एक्सप्रेस करेगा, डोमिनेंट एलील। दूसरा जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, रिसेसिव एलील। तो व्हेन टू डिफरेंट फैक्टर आर प्रेजेंट इन सिंगल इंडिविजुअल, अगर दो अलग अलग फैक्टर एक इंडिविजुअल में है, देन ओनली वन यूनिट फैक्टर इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, कॉल्ड डोमिनेंट फैक्टर, shown by capital letter, and the another which fails to express itself, दूसरा जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, called recessive factor, उसको बोला गया recessive factor। अगला था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द यूनिट फैक्टर ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट रैंडमली एंड ट्रांसफर इनसाइड डिफरेंट गैमीट एंड ईच गैमीट रिसीव ओनली वन फैक्टर एट अ टाइम। यानी कि ये जो दो फैक्टर किसी ऑर्गेनिज्म में है, ये दोनों फैक्टर गैमीट फॉर्मेशन के वक्त अलग अलग हो जाता है एंड सेग्रीगेट रैंडमली, अलग अलग गैमीट में अलग अलग सेग्रीगेट होगा। इसी को कहा गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर है? यही कहलाया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और पनेट स्क्वायर क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड स्क्वायर। सिंबल और स्क्वायर के फॉर्म में ये जनरेशन को रिप्रेजेंट करना, इसी को हम लोग कहते हैं पनेट स्क्वायर। मेल गैमिट हॉरिजॉन्टली और फीमेल गैमिट वर्टिकली। क्लियर है? तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगला था डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब डाइहाइब्रिड क्रॉस में सिंपल है कि एक बार में कितने कैरेक्टर पे फोकस किया जाएगा? दो कैरेक्टर पे फोकस किया जाएगा। और वो दो कैरेक्टर मेंडल कौन कौन सा सेलेक्ट किए? सीड शेप, कलर ऑफ कोटिलेडन्स। सीड शेप राउंड एंड रिंकल, कलर ऑफ कोटिलेडन्स ग्रीन एंड येलो। अब ये क्यों था? मेंडल वांटेड टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ वन पेयर ओवर अनदर पेयर। मेंडल ऑब्जर्व करना चाहते थे कि एक पेयर का दूसरे पेयर के ऊपर क्या इफेक्ट है। बस यही ऑब्जर्व करने के लिए मेंडल डाइहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करते हैं। और डाइहाइब्रिड क्रॉस कुछ ये है, और डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो था 9:3:3:1 F2 जनरेशन का। ये था मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर है? दो कैरेक्टर लिए और फिर दो कैरेक्टर पे फोकस किए। चलो अब यहां से मेंडल निकालते हैं तीसरा, अगला लॉ कंक्लूजन था डाइहाइब्रिड क्रॉस का, वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट, जो कि बताता है कि हर कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से इंडिपेंडेंट है। डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट इन द प्लांट डिड नॉट शो ब्लेंडिंग। ये जो अलग अलग कैरेक्टर है ये ब्लेंडिंग शो नहीं करता है। एंड एजॉर्टेड इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। जब कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा होता है तो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से बिल्कुल इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होता है, यानी कि अगली जनरेशन में ट्रांसफर होता है। इसी को कहा गया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट, जो कि किसका कंक्लूजन था? डाइहाइब्रिड क्रॉस का। एक है बैक क्रॉस। अगर F1 जनरेशन प्लांट को वापस से पेरेंट के साथ क्रॉस करें तो इसको कहते हैं बैक क्रॉस। इफ F1 जनरेशन प्लांट इज क्रॉस्ड विथ पेरेंट्स। अब अगर डोमिनेंट पेरेंट के साथ किया जाए तो इसको कहते हैं आउट क्रॉस, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन अगर रिसेसिव पेरेंट के साथ किया जाए तो इसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस। इसके हेल्प से हम लोग जीनोटाइप पता करते हैं अननोन डोमिनेंट इंडिविजुअल का।
अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसका जीनोटाइप क्या है ये पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेस्ट क्रॉस। तो ये है टेस्ट क्रॉस का क्रॉस। क्लियर है? टेस्ट क्रॉस का याद रखिएगा, फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो होता है 1:1। तो ये था हेरिडिटी का वन शॉट, और फिर अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ढेर सारा क्वेश्चन। अभी के लिए थैंक यू।